हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं खुल के अपने मन की बात करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें क्लियर कर दूं। एक तो वीडियो के बीच में हो सकता है मैं कहीं पे यूजी वर्ड यूज करूं। एक्चुअल में क्लास में जो मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं प्यार से यूजी कहता हूं। एंड सेकंड, मेरा इंटरनली ये मानना है कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। वो एक अलग बात है कि अलग अलग बच्चे में कई बार अलग अलग फील्ड्स में कुछ बॉर्न टैलेंट होता है। जैसे कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है वो पीसीएम में उतने अच्छे ना हो। तो अगर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, या फिर अगर वो पीसीएम में लो है तो उसमें कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। अब वो एक अलग बात है कि टाइम के साथ में कई बार डिफरेंट फील्ड्स का स्कोप एंड रिटर्न वो चेंज होता रहता है, तो वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे आजादी के टाइम पे आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बड़े बड़े लोग थे या हमारे लीडर्स थे वो लॉयर्स या एडवोकेट थे। इसका मतलब उसमें लॉयर्स का या एडवोकेट्स का बहुत अच्छा स्कोप रहा होगा और वो बहुत हाईली पेड भी होते थे। अच्छा, पिछले काफी सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल का बहुत क्रेज रहा है, लेकिन अब आपने देखा होगा कि लॉ के फील्ड में भी लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से लौट रहा है और उनके भी मार्केट में बहुत अच्छे जॉब्स हैं। नो डाउट हर आदमी लाइफ में प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना चाहता है, बट मेरी एक फीलिंग ये भी है कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अब वो एक अलग बात है कि अगर आप में दोनों चीज हैं, आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल भी हो और आप गुड ह्यूमन बीइंग भी हो, तो वो एक तरीके से सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। नो डाउट लाइफ में हर आदमी प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल होना चाहता है, और अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो मैं भी उस चीज़ को थोड़ा एनकरेज ही करता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं और साथ में गुड ह्यूमन बीइंग भी हैं तो कई बार आप सोसाइटी की और दूसरे तरीके से काफ़ी हेल्प कर पाते हो। जैसे अजीत प्रेम जी और रतन टाटा जी के बारे में आपने सुना ही होगा। वो प्रोफेशनली तो सक्सेसफुल ही हैं, साथ में गुड ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो थ्रू चैरिटी वर्क्स वो सोसाइटी को बहुत कुछ देते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि लाख एफर्ट्स करने के बावजूद भी हम प्रोफेशनली उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जो हमने सोचा होता है। तो ऐसे में कई बार मैंने देखा है कि लोग बाग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर टेंशन में आ जाते हैं, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि अगर आप लाइफ को डीपली थिंक करोगे तो आप देखोगे कि लाइफ बहुत ही छोटी होती है और इसमें बड़ी से बड़ी सक्सेस और बड़ी से बड़ी फेलियर वो बहुत ही टेम्परेरी होती है। अच्छा, कई बार मैंने ये देखा है कि हम इसलिए भी परेशान होते हैं बिकॉज हम अपने अचीवमेंट्स को या जो भी हमारी सक्सेस होती है उसको रिलेटिवली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप ये देखो कि मान लो मेरे पास 4 या 5 लाख की कार है, तो मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरे पास 4-5 लाख की कार है, मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे पड़ोसी के पास 10 लाख की कार है। इसी को अगर मैं कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से देखूं कि सपोज करिए आप आईटी के लिए टारगेट कर रहे हो और आपकी 1000 या 2000 रैंक आ जाती है, तो आप इस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, बल्कि आप इसलिए परेशान हो रहे हो कि पता लगा आपके दोस्त की 500 रैंक आ गई। तो मेरे ख्याल से ये जो रिलेटिव कंपैरिजन है वो सही नहीं। मेरा अपना ये मानना है कि आपका कंपटीशन आपके अपने आप से होना चाहिए और आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट डे हो उसमें जो आपकी प्रोफेशनली परफॉर्मेंस हो वो पिछले दिन से बेहतर हो, अगर पॉसिबल हो सके। कई बार वो पॉसिबल नहीं भी होता है। तो मुझे तो ये वे ऑफ थिंकिंग ज्यादा बेटर लगता है रादर देन रिलेटिव कंपेयर करने के। यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप सीरियसली थिंक करिए तो लाइफ में जो एक्चुअल प्लेजर होता है या जो नीड्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप जो बहुत रिच लोग हैं
उनसे अगर हम अपने को कंपेयर करें तो वो जो खाते हैं, पहनते हैं या घूमते हैं कह सकते हैं आप, उनमें और हमारे में थोड़ा बहुत क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो दोनों पर्पस सेम सॉल्व करते हैं। अब आप 5 स्टार में खाना खाइए या अपने घर में खाना खाइए, या आप 10,000 की एक शर्ट पहन लीजिए या फिर 500 की शर्ट पहन लीजिए, दोनों करीब करीब पर्पज अगर आप देखेंगे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम सॉल्व करते हैं। जस्ट ये हमारा एक माइंडसेट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने कभी बॉम्बे विजिट किया हो तो वहां पे इवनिंग के बाद मरीन ड्राइव का जो सी व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है। तो रोड के एक साइड कई सारे 5 स्टार होटल्स हैं और उनके कई रूम्स और कई रेस्टोरेंट्स सी फेसिंग हैं। तो कई सारे जो रिच लोग हैं वो वहां पे एसी में बैठ के उस सी व्यू का आनंद लेते हैं। और उसके अपोजिट क्या है, अगर आप रोड के दूसरी साइड में जाएंगे तो एक वॉकवे बना हुआ है। तो कई हम जैसे लोग वहां पे बैठ के भी अगर आप देखेंगे तो 10 रुपए के चने लिए और करीब करीब वही व्यू का आनंद लेते हैं जो सी व्यू होता है। बल्कि रादर मैं तो ये कहता हूं कि वो कई बार ज्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि वो नेचुरल एयर ले रहे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें जो मेटेरियलिस्टिक चीजों की लस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है या फिर हम उसके पीछे पूरी लाइफ लॉन्ग दौड़ते रहते हैं। अगर वो लस्ट आपकी कभी खत्म नहीं होती है तो फिर नेचुरल सी बात है कि आप जिंदगी भर परेशान होंगे। तो उस पर कहीं ना कहीं पे हमें एक ब्रेक लगाना होता है। अब मैं फिजिक्स सब्जेक्ट में आता हूं। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आज से करीब 4-5 साल पहले तक मैं बहुत ओपनली बुक्स रिकमेंड नहीं किया करता था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा फील होता था कि बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर की खुद की भी किताबें आती हैं तो सर हो सकता बायस्ड हो। तो लेकिन मैंने उससे देखा कि उससे बच्चों का ज्यादा नुकसान होता था। क्यों? मार्केट में इतने सारा वीडियोज हैं और इतना सारा लिटरेचर है रिगार्डिंग द बुक्स और राइट स्ट्रेटेजी कि बच्चे उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज से 2-3 साल पहले मैंने फिर कोरा में लिखना स्टार्ट किया और उसको कई बच्चों ने पढ़ा भी है और मुझे लगता है कि शायद उससे बच्चों को हेल्प हुई होगी। तो आज उन्हीं पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जितने भी वीडियोज अवेलेबल हैं या फिर लिटरेचर अवेलेबल है उनमें क्या फ्लॉज हैं या फिर मैं उनसे इत्तेफाक क्यों नहीं रखता हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आईक्यू लेवल कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उन वीडियोज को या उन लिटरेचर को देखने के बाद आप खुद भी एनालाइज कर पाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरा उनसे मेन जो डिफरेंस रहता है वो मेनली 3 चीजों पर रहता है। एक तो बिल्कुल शुरुआत से जो वो बहुत सारी बुक्स रिकमेंड कर देते हैं। दूसरा, वो बहुत सारे टेस्ट लिखने को आपसे बोलते हैं। और तीसरा, ज्यादातर जो वीडियोज या लिटरेचर्स होते हैं वो आईआईटी की टॉप रैंक के बारे में आपको बताते हैं। आईआईटी की जो टॉप रैंक फाइनली निकालते हैं, पहली बात तो उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, 0.5 to 1% आप कह सकते हैं। दूसरा, वो कई मामलों में बहुत एक्सेप्शनल होते हैं। अब चाहे उनको आप पीसीएम में आईक्यू लेवल कह लीजिए जो बॉर्न होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, या उनके स्टडी आवर्स कह लीजिए या फिर उनकी रीडिंग कैपेसिटी कह लीजिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है कि बाकी सारे के सारे बच्चे, मतलब वो मोर देन 99% कह लीजिए आप, वो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अच्छा, आप खुद सोचिए कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 16 to 18 ईयर्स के जो एज ग्रुप में है, तीनों सब्जेक्ट में विद स्कूल प्रेशर, क्या
इतनी बुक्स कंप्लीट कर पाना प्रैक्टिकल भी है या नहीं है। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि जो आईटी टॉपर्स के भी जो इंटरव्यूज होते हैं वो सीधे जो बुक्स के नाम लेंगे, जैसे इरोटोप ले लेंगे, क्रोटोप ले लेंगे। अरे तुम उन बच्चों को ये तो बताओ कि फर्स्ट डे क्या तुमने इरोटोप या क्रोटोप उठाई थी, या वहां तक पहुंचने के लिए आप अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़े थे। अच्छा, जितने भी वीडियोज हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अंडर 100, अंडर 50 इस रैंक की बात करते हैं। अच्छा, इसमें हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो परसेंटेज बहुत ही कम है और जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमें उनके लिए एक्चुअल में वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन इसमें काफी हद तक कभी कभी मुझे पेरेंट्स का भी एक्चुअल में थोड़ा सा फॉल्ट लगता है कि होता क्या है कि आजकल बोर्ड्स वगैरह में मार्क्स तो आ जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब 90+ आना बड़ा एक कॉमन सी चीज हो जाती है। तो अब बच्चे के 90+ आ गए तो पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि यार आइंस्टीन के बाद दूसरा बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ है, जबकि एक्चुअल में फैक्ट नहीं है। अगर आपको आईआईटी में इतनी टॉप रैंक्स लानी है तो बहुत सारी क्वालिटीज आपको रिक्वायर्ड होती हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होती हैं वो एवरेज होती हैं और वो एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन हम जो स्ट्रेटेजी बताते हैं वो ज्यादातर हम टॉप रैंक्स के लिए बताते हैं। तो मुझे कई बार तो यही लगता है कि मतलब जैसे हम मतलब गंजे को कंघी बेच रहे हैं। लेकिन वही जैसे मैंने आपसे कहा कि पेरेंट्स का भी फॉल्ट है, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है टॉप रैंक के लिए डिजर्व करता है। तो अगर हम उनके ड्रीम्स को नहीं दिखाएंगे या उनको सही आईना दिखाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो हम हमारे पास पढ़ने क्यों आएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा भी उतना फॉल्ट नहीं है। अच्छा, इसमें बच्चे मेरे से ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर इसका मतलब तो आप फिर जो है टॉप रैंक के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो टॉप रैंक का रास्ता भी है वो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट होता है कि आप पहले जेई मेंस क्लियर करोगे, उसके बाद आप आईआईटी में अपनी सीट कंफर्म करोगे, फिर आप 1000 2000 रैंक को टारगेट करोगे और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। तो मतलब जो इनिशियल स्ट्रेटेजी है वो सबके लिए कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो वहां तक अगर आप पहुंच गए, मतलब 1000 2000 या फिर 500 रैंक तक अगर आप पहुंच गए तो उसके बाद आप खुद इतने मैच्योर हो जाते हो कि अब आप खुद समझ लेते हो कि इसके आगे मुझे क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, यहीं पे बच्चों का बहुत बड़ा फॉल्ट होता है कि बच्चे सबसे पहले ऊपर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते और वहीं पे मुंह की खाते हैं। मतलब मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं और कहते सर एक बात बताइए कि आपकी बुक्स अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम जो है फर्स्ट रैंक ले आएंगे या सिंगल रैंक ले आएंगे। तो मैं उनको बोलता हूं अबे यूजी, सिंगल रैंक या टॉप रैंक तो तुम तब लाओगे, सबसे पहले मेंस तो क्लियर करो, उसके बाद फिर तुम आईआईटी में अपनी रैंक सिक्योर करो, फिर 1000 2000 या 500 को टारगेट करो और तब फिर टॉप रैंक के बारे में सोचो। और यहां पे मैंने देखा है कई बार जो शुरू से टॉप रैंक्स देख रहे होते हैं या उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो पता लगा उनका मेंस भी क्लियर नहीं हो पाता और उसके बाद उनको पता चलता है कि हमारा क्या फॉल्ट था। तो इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपके लेवल को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे। और जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेट अस से 500 या 1000 रैंक के लीजिए, तो उसके बाद मैं ऐसा सोचता हूं कि आप इतना मैच्योर इनफ हो जाते हो कि आपको फिर हमारी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप खुद से ही डिसाइड कर लेते हो कि इसके आगे की जर्नी मुझे कैसे तय करनी है या मुझे कौन कौन सी हायर लेवल की बुक्स और करनी है। तो स्टूडेंट्स, नटसल में मेरा ये कहना है कि आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर को बढ़िए, सीधे डायरेक्टली आप
ऊपर मत देखिए, मतलब टॉप रैंक्स को मत देखिए। अदरवाइज या तो आप क्या होता है कि रास्ते में प्रिपरेशन छोड़ देते हो, और या फिर मैं तो ये कहूंगा कि आप मुंह के बल नीचे गिरते हो। अच्छा, ये जो स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर बढ़ने वाली स्ट्रेटेजी है, उस पर मेरे को एक स्टोरी याद आती है। आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु चाणक्य, उनका नाम जरूर सुना होगा। तो उस टाइम पे क्या था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु ने क्या किया कि सबसे पहले नंद डायनेस्टी का जो सेंटर पॉइंट होता था, मतलब कैपिटल समझ लीजिए, वहां पे हिट किया। लेकिन वो पहली बैटल हार गए। तो खैर वो बड़े डिप्रेस थे। तो एक दिन कहीं जंगल से गुजर रहे थे, तो रास्ते में उनको बहुत भूख लगी। तो वहां पे उनको एक हट दिखाई दी। उन्होंने नॉक किया, तो वहां से एक ओल्ड लेडी निकल के आई। तो वो बाई फेस इनको नहीं पहचानती थी। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, आप कुछ जल्दी से कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। तो खैर उन्होंने खिचड़ी बनाई और प्लेट में परोस दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत भूख लगी थी। तो उन्होंने क्या किया कि एकदम सेंटर से खाना स्टार्ट किया। तो उनका मुंह जल गया। तो ओल्ड लेडी बोली कि जो गलती चंद्रगुप्त मौर्य ने की, वो गलती आप मत करो। तो खैर अपना नाम सुन के वो एकदम से बड़ा सरप्राइज हुए। तो पूछा उन्होंने कि अच्छा ये बताओ कि क्या मैंने गलती की? कहने लगे कि सेंटर में खिचड़ी बहुत गर्म है, अगर आप साइड से खाते तो वहां पे खिचड़ी थोड़ी ठंडी रहती है, तो आपका मुंह नहीं जलता। तो खैर चंद्रगुप्त मौर्य को एकदम से बात समझ में आ गई। तो फिर जब वो वहां से लौटे, तो उन लोगों ने क्या किया, पहले नंद डायनेस्टी की जो सराउंडिंग्स थी वहां से विन करते हुए चले गए, और लास्ट में फिर नंद डायनेस्टी को उन्होंने हरा दिया था फाइनली। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज आप तक देना चाहता हूं। अब कुछ बच्चे मेरे से यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि सर चलो मान लिया कि हम आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है कि हम आईटी में टॉप रैंक ले आएंगे? तो नहीं, बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी किस बात की है वो मैं आपको बताता हूं। सिंस आप बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बाकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, जैसे आपके स्टडी आवर्स कितने हैं, आपकी कोचिंग कैसी है, और आपका पीसीएम में आईक्यू लेवल क्या है, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जहां पे भी आप डिजर्व करते हो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको मेंस की मान लो 2 लाख रैंक के लिए आप डिजर्व करते हो, तो आपको 2 लाख रैंक ही मिलेगी। अगर आप 30,000 के लिए डिजर्व करते हो तो आपको 30,000 रैंक मिलेगी। अगर आप आईआईटी में 5,000 रैंक के लिए डिजर्व करते हो तो आपको आईआईटी में 5,000 रैंक मिलेगी, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कह लीजिए। और अगर आप आईआईटी में 10 रैंक के लिए डिजर्व करते हो तो आपको 10 रैंक मिलेगी। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। यहां पे आप मुझसे दोबारा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर अगर मुझे मेरे कैलिबर के हिसाब से ही रैंक मिलनी है तो फिर आपका या आपकी स्ट्रेटेजी का क्या फायदा हुआ? तो मैं बताता हूं कि क्या फायदा है। जैसे हम कोई सी भी एक रैंक पकड़ के चलते हैं, मान लो मैं आईआईटी की 500 रैंक की बात करता हूं, तो जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें कम से कम 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 500 रैंक को डिजर्व करते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन करते हो, मतलब जो बाहर से अंदर की तरफ मैं कह रहा हूं, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि वो 500 रैंक आप सिक्योर करो। अब आप एक बात देखिए कि सारे बच्चे तो मुझे फॉलो कर नहीं रहे। तो आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे जो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हैपेजर्ड तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और टॉप से नीचे की तरफ आते हैं, तो वो या तो बहुत ही नीचे चले जाते हैं रैंक में, और या फिर कभी कभी बीच में प्रिपरेशन छोड़ भी देते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं फिजिक्स में वो राइट स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर देता हूं जिसके लिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहता हूं कि एक सर्टेन लेवल तक आप एक सिंगल ऑथर बुक ही लीजिए। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं कि होता क्या है
कि अगर आपने कई सारी बुक्स रख ली तो पहली बात तो क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। दूसरा क्या होता है कि ज्यादातर बुक्स में अगर आप देखिएगा तो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि रिपीट होती हैं। अब पता लगा आपने एक चैप्टर पहले एक बुक से किया, फिर दूसरी बुक से किया, तो 70 to 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिमिलर टाइप की होंगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स में वेस्ट कर रहे हो। मैं तो ये कहूंगा कि वेस्ट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, आपके जो भी क्लास नोट्स होते हैं जहां भी आप पढ़ रहे हो और क्लास में जो सर ने आपकी प्रॉब्लम्स लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो भी फैकल्टीज होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है क्लास में एक तो सारी बुक्स का जो निचोड़ होता है वो थ्योरी के फॉर्म में आपको दे देती हैं और क्लास में प्रॉब्लम्स भी वही लेती हैं जिनसे बाकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो आपको कंसेप्चुअली हमेशा क्या होना चाहिए, टिप्स में रहना चाहिए। और एक पॉइंट यहां पर रह गया है टेस्ट के बारे में। मतलब मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब जब आपकी स्टडी चल रही है, कोर्स चल रहा है, तो उसमें आपके टेस्ट बहुत लिमिटेड होने चाहिए। अच्छा, कई बार बाकी जो फैकल्टीज होती हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपको नंबर ऑफ टेस्ट थोड़े ज्यादा रखने चाहिए क्योंकि उससे स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और आप अपने को जज कर पाते हो कि मेरी स्टडी सही चल रही है या नहीं चल रही है। मैं उनसे खैर बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं बताता हूं रीजन क्या है कि अगर आप किसी टेस्ट को बिना प्रिपरेशन के दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा कि उसमें आप उतना बढ़िया स्कोर नहीं करोगे। तो फिर क्या होता है कि आपका मोरल डाउन होता है। अच्छा, किसी भी लड़ाई हो या फिर प्रिपरेशन हो, उसमें आपका मोरल हाई रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा टेस्ट देते हो तो फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। अच्छा, टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने में क्या नुकसान होता है वो बताता हूं मैं आपको। जो है, जब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो आप कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट की डेप्थ में नहीं जा पाते, जबकि फर्स्ट स्टेज में क्या होना चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक अगर आपने पकड़ा है तो उसकी डेप्थ में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इसका ड्रॉबैक और भी है कि अगर आप बहुत सारे टेस्ट लेते हो तो वो फिर बहुत प्रॉपरली बने नहीं होते एक्चुअल में। जैसे आप आईटी वगैरह में देखो तो वो साल में एक पेपर बनाते हैं, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स बनाते हैं। उसके बाद भी आपने देखा होगा कई बार उसमें कुछ इलॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं और या कई बार आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। तो जब मार्केट में अगर आप बहुत सारे टेस्ट लोगे तो काफी हद तक चांसेस हैं कि वो प्रॉपरली बैलेंस्ड ना हो। अच्छा, वो प्रॉपरली बैलेंस्ड अगर नहीं होंगे तो भी आपका स्कोर डाउन आएगा और फिर से वो आपका मॉरल डाउन करेगा। और मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी भी प्रिपरेशन में या किसी भी वॉर में आपका मॉरल हाई रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। और रही बात लास्ट में स्पीड की, तो इसमें तो खैर मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोर्स आता है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में स्पीड अपने आप बन जाती है। कोई भी बैलेंस पेपर अगर बनता है तो उसमें वो आपको इतना सफिशिएंट टाइम देते हैं कि अगर आप प्रिपेयर करके गए हो तो फिर उतने टाइम में आप उस पेपर को सॉल्व कर लोगे। अच्छा, बाय द वे पेपर बैलेंस नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपके लिए नहीं, बाकी सब लोगों के लिए भी वैसे ही पेपर है। तो ऐसे केसेस में आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली क्या होती है कि मेरिट डाउन चली जाती है। तो मैं तो टेस्ट के बारे में हमेशा आपसे यही कहूंगा कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट रखिए और जो भी टेस्ट देते हैं वो बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ दीजिए और एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ दीजिए। अच्छा, एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और पूरा आपको अपने सब्जेक्ट में पूरा कमांड आ जाता है, फिर आप चाहे तो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आईटी जेई प्रिपरेशन के लिए मैं आपको अपनी ही लिखी ये बुक्स रिकमेंड करूंगा। जैसे क्लास 11th में आपको 3 टेक्स्ट बुक मिलेंगी, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2 और वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 12th में फिर 2
टेक्स्ट बुक आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, बच्चों का कई बार ये डाउट रहता है कि सर अगर हम इन टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चंस के करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि इन टेक्स्ट बुक को आपने 3 राउंड पे कंप्लीट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहले राउंड पे आप क्या करिए, सारी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेस कर लीजिए, सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लीजिए और लेवल 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। मतलब ये आपको ये समझ लीजिए कि मेंस में केवल इतने से भी आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे। सेकेंड राउंड पे आप क्या करिए कि आप लेवल 2 क्वेश्चंस करिए एक्सेप्ट लेवल 2 के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, वो आप सेकेंड राउंड पे छोड़ सकते हैं। और अगर आप इतना और कर लेते हो तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट में आप आईआईटी में इन कर जाओगे, मतलब एक ठीक ठाक रेस्पेक्टेबल रैंक के साथ इन कर जाओगे। और लेवल 2 की जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनका आप बिल्कुल लास्ट में पकड़िएगा। तो एक बार जब ये आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हो कि मेन से पहले जो रिवीजन होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आती है, मेरी एक बुक 42 इयर्स, उसका सेक्शन 1 कर लीजिएगा। और एक न्यू पैटर्न बुक आती है, उसका भी आप सेक्शन 1 कर लीजिएगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है उसमें मैंने पूरी बुक को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन 1 में मैंने मेन से पहले जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो रखे हैं। सेक्शन 2 में मेंस और एडवांस के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। और सेक्शन 3 में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आईटी में भी एक्चुअली में कई बार बड़े एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने वो रख दिए हैं। तो बिफोर मेंस आपको इतना और करना है, और मेंस और एडवांस के बीच में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेक्शन 2 है उसको कंप्लीट कर सकते हो, और न्यू पैटर्न जो बुक मैंने आपको बताई उसका भी सेक्शन 2 ले सकते हो। और ये सारी की सारी बुक्स अरिहंत पब्लिकेशन मेरठ से आती है। अच्छा, एक बार अगर ये सारी बुक्स आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो और आपको लगता है कि हाँ कंसेप्चुअली मैं इन बुक्स में कॉन्फिडेंट हूं, तो फिर मैं आपको एक बुक और रिकमेंड करूंगा, सॉल्यूशंस ऑफ आईई इरोडोव। मैंने अभी क्या किया है कि इरोडोव की जितनी भी लॉजिकल और विद इन द सिलेबस प्रॉब्लम्स हैं वो रफली 800 के आसपास हैं केवल, तो उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाए हैं और वो इस बुक में आपको मिलेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ आईई इरोडोव के नाम से। अच्छा, इतना एक बार आपने कर लिया, अब आप फ्री हो। डिफरेंट चैनल्स में जितने भी एक्सपर्ट्स या जो भी टॉपर्स आपको बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं वहां से आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पिक कर सकते हो। और वैसे भी जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो आपका मेंटल लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि अब आप जज कर सकते हो कि कौन सी किताब मुझे करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोलूंगा कि इतनी सारी बुक्स बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो अननेसेसरी आप उनको फॉलो मत करिएगा और हमेशा बाहर से अंदर की तरफ बढ़िएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने जो आपको 5 टेक्स्ट बुक लिखी है और जिस ऑर्डर में लिखी है कि आपको उनको किस ऑर्डर में पढ़ना है, उतना आप जरूर कर लीजिएगा अगर आप मेंस में और एडवांस में एक रेस्पेक्टेबल रैंक एक्सपेक्ट करते हो। जब आप इतना कर लेते हो तभी आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़िएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको फिजिक्स और इन जनरल भी लाइफ में कह लीजिए या बाकी सब्जेक्ट्स में एक राइट स्ट्रेटेजी बनाने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू एंड गुड बाय।